हेलो दोस्तों, आज हम बीएस नेगी की महत्वपूर्ण पुस्तक उत्तराखंड के अंतर्गत आज हम दोस्तों बागेश्वर जनपद को कवर करने की कोशिश करेंगे। कम समय में दोस्तों पूरे चैप्टर को याद कराने की या पूरे चैप्टर को रिवाइज कराने की कोशिश की गई है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देरी दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, बागेश्वर जनपद का इतिहास टॉपिक लगा है, तो इस पॉइंट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे को आप देख पा रहे होंगे, वाराणसी को उत्तर का वाराणसी बागनाथ व्याघ्रेश्वर नाम से जाना जाता है। बागेश्वर को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान देना। नीलगिरी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को। बागनाथ और बागेश्वर भी किसका नाम है? यह है बागेश्वर का। अगला पॉइंट देखिए, बागीश या बागेश्वर या वाणेश्वर को शिव की नाभि या शिव नाभि के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज कहा जाता है। तो कौन कौन से नाम हो गए देखिए, एक आ जाएगा तीर्थराज, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप यहाँ पे देखना दोस्तों, नीलगिरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उत्तर का वाराणसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ये किसको बोला जा रहा है? बागेश्वर को बोला जा रहा है। अब एक और नाम आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, ये वाला, ये लिखा गया है क्या? अग्नि तीर्थ। इस पॉइंट को समझते हैं। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ है। एवं बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन कौन से नाम हो गए? एक हो गया दानपुर वाला, दूसरा हो गया अग्नि तीर्थ, तीसरा तीर्थराज, फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे नीलगिरी, और चौथा आ जाएगा यहाँ पे को उत्तर का वाराणसी। ये किससे संबंधित है? ये सब बागेश्वर से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था। किसने कराया था? लक्ष्मी चंद ने कराया था। लक्ष्मी चंद दोस्तों चंद वंश का 46 क्रम का शासक होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मानस खंड में सरयू को गंगा एवं गोमती को यमुना कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना। किस खंड में? मानस खंड में। अगला पॉइंट है, बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। अगला पॉइंट है, 1968 में 1968 में बागेश्वर नगर पालिका का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने। अगला पॉइंट देखिए, बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील बनाया गया। कब बनाया गया? 1974 में बनाया गया। अगला पॉइंट है, बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके 15 सितंबर 1997, ये ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे को, ये 15 सितंबर नहीं है, दरअसल में ये है कितना? 18 सितंबर 1997 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आपने, ये मिसप्रिंट हुआ है गलती से, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बागेश्वर को अल्मोड़ा से अलग करके 18 सितंबर 1997 को नया जनपद बनाया गया। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासन। अब इसको जरा ध्यान से समझना। अब देखिए, बागेश्वर सरयू और गोमती या बागेश्वर सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित है। अगर पूछा जाए, और ये पूछा भी गया है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा सरयू एवं गोमती। अगला पॉइंट है, बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत एवं पूर्व में भीलेश्वर पर्वत है, एवं उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्निकुंड है। दक्षिण में कौन सा कुंड? अग्निकुंड, और उत्तर में कौन सा कुंड है? सूरज कुंड है बागेश्वर के। अगला पॉइंट है, बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। ये है किसके अनुसार? जिला वेबसाइट के अनुसार। अगला पॉइंट है, बागेश्वर जिला राज्य का तीसरा सबसे छोटा जिला है। कौन सा है राज्य का सबसे छोटा जिला? बागेश्वर जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2246 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए, बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक या आंतरिक जिलों में से एक है। यानी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बागेश्वर राज्य के 4 आंतरिक जिलों में से एक है। यानी इसकी सीमा, यानी बागेश्वर की सीमा न तो किसी राज्य से लगती है दोस्तों, और न ही किसी देश से लगती है, इसलिए इसे बागेश्वर को क्या कहा जाता है? आंतरिक जिला कहा जाता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, नोट को समझते हैं, क्या लिखा गया है। आंतरिक जनपद उन जनपदों को कहा जाता है जो किसी राज्य या देश को नहीं छूते हैं। राज्य में 4 आंतरिक जनपद जो निम्न हैं। कौन कौन से आंतरिक जिले हैं ये बताया गया है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर, ये क्या हैं? उत्तराखंड राज्य के आंतरिक जिले हैं। अगला पॉइंट देखिए, भिटाव जलप्रपात एवं झीलम झरना बागेश्वर जनपद में स्थित है। कौन सा प्रपात? भिठाव जलप्रपात का है बागेश्वर में, झीलम झरना का है, ये भी बागेश्वर में स्थित है या बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं, बागेश्वर जनपद में ग्लेशियर, दर्रा, ताल एवं बुग्याल, इन पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए
दोस्तों आप यहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर को समझते हैं। पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है जो बागेश्वर एवं चमोली जिले में 30 किलोमीटर लंबा एवं 40 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ पे को जरा इसको ध्यान से समझना, पिंडारी ग्लेशियर किन किन जिलों में फैला है बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा बागेश्वर एवं चमोली। और पिंडारी ग्लेशियर दूसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्तराखंड का हिमनद है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होना चाहिए गंगोत्री ग्लेशियर। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे क्या लिखा गया है, यहाँ लोहरखेत दवाली फुरकिया होते हुए पहुंचा जाता है। कहाँ, पिंडारी ग्लेशियर में। अगला पॉइंट देखिए, पिंडारी ग्लेशियर जाने का अंतिम पड़ाव फुरकिया है। इस हिमानी की खोज का श्रेय मिस्टर मिडेन को जाता है। किसको जाता है, मिस्टर मिडेन को। मिस्टर मिडेन ने यानी किस ग्लेशियर को खोजा था, पिंडारी ग्लेशियर को खोजा था जो बागेश्वर और चमोली जिले में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको। अगला पॉइंट समझते हैं, पिंडारी नदी पिंडारी हिमनद से निकलती है। इसके आसपास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। कफनी एवं सुखराम ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। कफनी और सुखराम ग्लेशियर का है, बागेश्वर जिले में स्थित है। अगला है मैकतोली सुंदर ढुंगी हिमनद बागेश्वर जिले में स्थित है। अगला है देवकुंड ठंडे पानी का कुंड है जो सुंदर ढुंगा के पास स्थित है। सुंदर ढुंगा के पास कौन सा ठंडे पानी का कुंड है, तो आपका आंसर होगा देवी कुंड। अगला पॉइंट है सुंदर ढुंगा दर्रा बागेश्वर एवं चमोली के बीच सकरा रास्ता है। अब देखो यहाँ पे को समझना, सुंदर ढुंगा दर्रा किन जिलों के मध्य का एक रास्ता है, तो आपका आंसर होगा बागेश्वर एवं चमोली। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट समझते हैं, बागेश्वर के सुंदर ढुंगा ग्लेशियर क्षेत्र में दुर्गाकोट चोटी है। कौन सी चोटी है, दुर्गाकोट चोटी है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपने। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से समझिए। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो आपका आंसर होगा ट्रेल पास दर्रा, जिसकी खोज 1930 में 30 में यानी जिसकी खोज 1830 में, कब, 1830 में 1830 में कमिश्नर ट्रेल ने की थी। किसकी खोज, ट्रेल पास की खोज। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, गौरी उडियार बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला है कफनी बुग्याल मनोहरी बुग्याल बागेश्वर जनपद में स्थित है। सुरकुंडा ताल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सुरकुंडा ताल हथछीना जलाशय बागेश्वर जनपद में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट आपने अच्छे से याद किया होगा या अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, द्रोणोथल का जंगल, क्या बोला गया है, द्रोणोथल का जंगल सानी उड्यार के पास स्थित है। अगर पूछा जाए दोस्तों द्रोणोथल का जंगल कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा बागेश्वर। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं, टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पांडु स्थल गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर रमणीक स्थल है। सास बहु खेत नामक पर्यटन स्थल बागेश्वर जनपद में है। फिर अगला पॉइंट है विजयपुर बागेश्वर जनपद में एक व्यू पॉइंट है। धुकुड़ी या धाकुड़ी नामक पर्यटन स्थल बागेश्वर जनपद में स्थित है। दोफाड़ वैली, कौन सी वैली है, दोफाड़ वैली बागेश्वर जिले में स्थित है, जो कि है बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन कौन से हो गए बताओ शाबाश, पांडु स्थल, सास बहु खेत, विजयपुर, धाकुड़ी, दोफाड़ वैली, ये सब कहाँ है, ये हैं बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, यानी कौसानी किस जनपद में स्थित है बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या लिखा गया है। बागेश्वर जनपद में कौसानी कोसी व गरुड़ नदी के बीच, कौन सी नदी, कोसी व गरुड़ नदी के बीच समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्यटन स्थल है। इस स्थल पर कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी नाम पड़ा था। देखो यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 1890। किस नदी के तट पर है बताओ शाबाश, कौसानी। यह कौसानी दोस्तों कोसी व गरुड़ नदी के मध्य स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट समझ आ रहा होगा आपको। अगला पॉइंट समझते हैं, कौसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है। कौसानी किस पहाड़ी पर बसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर होगा पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है, जिसके संस्थापक हेनरी रैमजे को माना जाता है। किसका संस्थापक, कौसानी का संस्थापक, ये आपने ध्यान देना है। हेनरी रैमजे को ही दोस्तों उत्तराखंड के रानीखेत
एक जगह है रानीखेत या आधुनिक रानीखेत का संस्थापक भी माना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट को समझते हैं। कौसानी का पुराना नाम बलना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौसानी का पुराना नाम क्या था? बलना था। कौसानी को कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है। कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कौन सा? कौसानी। अगला पॉइंट है 1929 ईस्वी में महात्मा गांधी कौसानी में 12 दिन प्रवास किया था। महात्मा गांधी जी ने कौसानी में कितने दिनों तक प्रवास किया था? 12 दिनों तक। कब? 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखिए, गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग नाम के लेख लिखा था। यानी अनासक्ति योग नाम का लेख कहाँ लिखा था? कौसानी में लिखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। अब देखिए उसके बाद है, यहाँ स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहते हैं। कहाँ है? जो कौसानी में स्थित है। कौसानी कहाँ है? किस जिले में स्थित है? बागेश्वर जिले में स्थित है। अगला पॉइंट है, यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा ये है कौसानी। किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा। किस पुस्तक में कहा? यंग इंडिया पुस्तक में कहा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने 1941 ईस्वी में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना दोस्तों सरला बहन ने किया था। कब? 1941 में किया था। कहाँ किया था? कौसानी में। कौसानी कहाँ है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट है, कौसानी प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्म स्थली है। अगला पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत जी के जन्म स्थल पंत वीथिका पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध लोक संगीतज्ञ गोपीदास कौसानी से प्रभावित थे। कहाँ से? कौसानी। गोपीदास का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है लोक संगीत से है। अगला है, भकोट नामक स्थल कौसानी में है। कहाँ है भकोट नामक स्थल? यह है कौसानी में, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला टाइटल देख रहे होगे दोस्तों, जिसका नाम है बैजनाथ। बैजनाथ किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा बागेश्वर। अब देखिए दोस्तों, वैद्यनाथ का या बैजनाथ का प्राचीन नाम वैद्यनाथ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या था? वैद्यनाथ था, जो वर्तमान में दानपुर परगने के मल्ला कत्यूर पट्टी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दानपुर परगने के मल्ला कत्यूर पट्टी में स्थित है। वैजनाथ पुरास्थल के प्रमुख 3 भाग तेलीहाट, वैजनाथ एवं कोट हैं, जहाँ गोमती नदी के बाईं ओर तेलीहाट, सीलीहाट नामक 2 गांव स्थित हैं, जिसमें तेलीहाट गांव ही रणचूला हाट कहलाता है एवं हाट, इसमें हाट शब्द का मतलब राजधानी से रहा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। अगला पॉइंट समझते हैं। कत्यूरी राजाओं का प्रसिद्ध रणचूला कोट दुर्ग वैजनाथ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां रणचूला देवी का मंदिर है, जिसे कोट की माई भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगले पॉइंट को देखते हैं, जिसका नाम है बागेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर। बागेश्वर में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं? एक नज़र इनमें डालिए। कामेडी या कमेडी देवी का मंदिर, कमेडी देवी का मंदिर बागेश्वर में स्थित है। कोट भ्रामी देवी का मंदिर बागेश्वर में है, जो कत्यूरों की अधिष्ठात्री देवी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोट भ्रामरी देवी किसकी अधिष्ठात्री देवी थी? तो आपका आंसर होगा कत्यूरियों की। अगला पॉइंट है, भद्रकाली मंदिर, धौलनाग मंदिर, श्री हरु मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। कुक्कड़ माई मंदिर बागेश्वर जनपद में स्थित है। पिनाकेश्वर महादेव कौसानी के समीप स्थित हैं। तो कौन कौन से मंदिर हो गए? देखो, एक हो जाएगा कमेडी देवी, दूसरा हो गया कोट भ्रामरी देवी, तीसरा है भद्रकाली, धौलनाग, श्री हरु मंदिर, फिर आता है कुकुड़ माई मंदिर, फिर आता है दोस्तों पिनाकेश्वर मंदिर। आई थिंक ये आपको समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं, वैजनाथ मंदिर। वैजनाथ मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में बताया गया, इसको समझना और एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इसके बारे में समझते हैं। वैजनाथ या वैद्यनाथ गोमती और गंगा के संगम पर मंदिरों का समूह है। वैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की मूर्ति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, वैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर कत्यूरी चंद गंगोली वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। वैजनाथ में कत्यूरियों की राजधानी के होने के प्रमाण मिलते हैं। यानी
कत्यूरियों की राजधानी कहाँ होती थी दोस्तों? एक राजधानी इनकी वैजनाथ में भी हुआ करती थी। वैजनाथ कहाँ है दोस्तों? बताओ शाबाश। तो आंसर होगा बागेश्वर। अगला पॉइंट समझते हैं, बागेश्वर जनपद के प्रमुख त्योहार एवं मेले। कौन कौन से बागेश्वर जनपद के प्रमुख त्योहार हैं और मेले हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, मूल नारायण का मेला बागेश्वर के शिखर पर्वत पर लगता है। शिखर पर्वत कहाँ है दोस्तों? अगर ऐसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा बागेश्वर। और अगर दूसरे एंगल से पूछा जाए शिखर पर्वत पर कौन सा मेला लगता है, तो आपका आंसर होगा मूल नारायण का मेला। मूल नारायण का मेला किस जनपद में लगता है, तो आपका आंसर होगा बागेश्वर। अगले पॉइंट को समझते हैं, माँ भद्रकाली का मेला बागेश्वर में शानी उद्यान के पास लगता है। पीनाथ का मेला बागेश्वर जनपद में लगता है। कहाँ लगता है पीनाथ का मेला? यह है बागेश्वर जनपद में। अगला पॉइंट है कोटकी माई का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटकी माई का मेला वैजनाथ से कुछ दूरी पर लगता है, जिसे कत्यूरी काल में रणचूला कोट कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आपने ध्यान देना है। अगला पॉइंट समझते हैं, उत्तरायणी मेला। अब देखो दोस्तों, अगर आप बागेश्वर के बारे में जानना चाहते हो और उत्तरायणी मेला आपको नहीं पता है, तो आप समझना थोड़ा आपको कमी आता है। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे को समझते हैं, उत्तरायणी मेला बागेश्वर में मकर संक्रांति के अवसर पर गोमती सरयू व अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर लगता है। प्राचीन समय में उत्तरायणी मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा जाता था और उत्तरायणी मेला कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। अब देखो मैंने पहले बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा कौन सा? उत्तरायणी का मेला। और ये कहाँ लगता है, किस जनपद में लगता है, तो आपका आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं, 1929 में गांधी जी ने उत्तरायणी के अवसर पर स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास किया था। कब किया था? 1929 में किया था। अगला पॉइंट है, उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 ईस्वी में सरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया है। होली हिमालय की इसकी पुस्तक का नाम है, तो आपका आंसर होगा सरमन ओकले। कब लिखा गया पुस्तक? 1905 में। अगला पॉइंट है, उत्तरायणी मेले में चाचरी नृत्य किया जाता है। उत्तरायणी मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपका आंसर होगा चाचरी नृत्य। या दूसरे एंगल से पूछा जाए, चाचरी नृत्य किस मेले में किया जाता है? उत्तरायणी मेले में। उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं, बागेश्वर जनपद संबंधी विविध। कुछ पॉइंट रह गए हैं, इसको समझते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे तक पहुँचे हैं और वीडियो आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो आप समझना आप मेरे साथ सीधे सीधे चीटिंग कर रहे हो। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों वास्तव में, तभी आप यहाँ पे तक पहुँचोगे। आप इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपको वीडियो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। माझ कुमैया बोली गढ़वाल और कुमाऊं सीमा पर बोली जाती है। मोहन सिंह मेहता का संबंध बागेश्वर जिले से है। शेवा नाऊ नौला बागेश्वर में है। बागेश्वर को उत्तराखंड का नीलगिरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला विष्णु देवी शाह का संबंध बागेश्वर जनपद से है। विष्णु देवी शाह का संबंध कहाँ से है? बागेश्वर जनपद से। उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी, बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा विष्णु देवी शाह। अगला पॉइंट देखिए, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 ईस्वी में 1977 में बागेश्वर में हुई थी, या बागेश्वर में इसकी स्थापना की गई थी। आई थिंक ये पॉइंट दोस्तों आपको पूरे कनेक्ट हुए होंगे। अब देखिए दोस्तों, मेरा क्या पर्पज़ है इस वीडियो का बनाना, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे। अगर आपके पास नोट्स पब्लिकेशन की ये बुक है, आप जल्दी से इस बुक को रिवीजन करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहते हो और बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, तब आप किताब को पढ़िए। आपको लगभग बहुत सारे पॉइंट ये याद हो रहे होंगे, आपको पुस्तक और ये किताब पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। तब वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान देना। टेक केयर।